सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के सैंपल पेपर को, जो कि क्लास 12th का सैंपल पेपर है। और अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्शन सी को। सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन आना है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 7। तो देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक यहाँ पर टोटल आपका सेक्शन सी होगा। इसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है कि द फिगर गिवन बिलो शोज 3 स्पर्म्स A, B एंड C। एक फिगर हमें दिया हुआ है यहाँ पर और उसमें 3 स्पर्म है A, B और C। क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द 3 स्पर्म्स विल गेन एंट्री इनटू द ओवम। इन तीनों में से कौन सा स्पर्म है जो ओवम यानी क्यू जो यहाँ पर मेंशन्ड है इसमें एंट्री लेगा। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसोसिएटेड चेंजेस इंड्यूस्ड बाय इट ऑन P एंड Q। P और Q इन दोनों पर क्या चेंज इंड्यूस्ड होंगे ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द 3 स्पर्म यानी A, B एंड C में से विल गेन एंट्री इनटू द ओवम। तो जो स्पर्म A है वो क्या करेगा, ओवम में एंट्री लेगा। ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है और ये यहाँ पर जो लेयर है जोना पेल्यूसिडा की, ये जोना पेल्यूसिड में एंटर कर गया है। तो स्पर्म ए यहाँ पर ओवम के साथ एंट्री लेगा। ये पहला क्वेश्चन आपका। डिस्क्राइब द एसोसिएटेड चेंजेस इंड्यूस्ड बाय इट ऑन P एंड Q। इससे जो P और Q है इस पर क्या चेंजेस होंगे। देखिए ये हमें दिख रहा है कि जो स्पर्म ए है वो कहाँ पहुंच जाएगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर से कहाँ पहुंच रहा है, ओवम यानी कि क्यू तक। ठीक है। इट विल इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन में चेंज करेगा और जिसकी वजह से बाकी जितने स्पर्म है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। और ये इंश्योर करेगा कि जो केवल एक ही स्पर्म है वही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम के साथ। फिर दूसरा आता है कि जो ये हेड होता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। स्पर्म का जो हेड होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो जो ये हेड है यानी कि एक्रोसोम है, एक्रोसोम विल हेल्प टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। यहाँ से एक स्पेशल तरीके की रिलीजिंग होती है और जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, किसके थ्रू, P यानी कि जोना पेल्यूसिड के थ्रू यहाँ पर एंट्री करेगा। ठीक है। अब जब ये एंट्री कर लेगा एक तरीके का यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, किसके साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ। तो सेकेंडरी oocyte का यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक, एंट्री तो हो गई, उसके बाद क्या होगा ये वो वाला प्रोसेस। फिर रही बात कि जब यहाँ पर एक सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन फिर से अकर होगा यानी फिर से मिलेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्यू है वो अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी और हेप्लॉइड ओवम यहाँ पर फॉर्म करेगा। सेकेंड पोलर बॉडी और हेप्लॉइड ओवम यहाँ पर फॉर्म होगा। क्लियर हो गया। हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो स्पर्म का है यानी इसका भी हेप्लॉइड न्यूक्लियस है और इसका भी हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, ये यहाँ पहुंच गया इसका हेप्लॉइड न्यूक्लियस और इसका हेप्लॉइड न्यूक्लियस, ये दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये हेप्लॉइड और हेप्लॉइड क्या फॉर्म करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट का। क्लियर हो गया। तो ये इसमें जो अलग अलग स्टेजेस थी ये आएगा, अलग तरीके की रिलीजिंग होगी यहाँ पर जिससे ये एंट्री को श्योर करेगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा और तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरुला स्टेज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो प्रेगनेंसी होनी है वहां तक के फेजेस को डिस्क्राइब करना है। और ये जो फेजेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, कौन सी फेज से होना है, ये होना है मोरुला से। और मोरुला से कहाँ तक, मोरुला से होना है प्रेगनेंसी तक, किसमें, ह्यूमन फीमेल में।
देखिए जो ह्यूमन फीमेल में यहाँ पर मोरूला से और कहाँ तक प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। सबसे पहली बात, जो 8 से 16 एम्ब्रियो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं वही कहे जाते हैं मोरूला। ये बात को ध्यान में रखेंगे, ऑप्शनल में आता है, बहुत छोटा सा है, आप इतनी डिटेल पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्किप हो जाते हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर। जो 8 से 16 यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं मोरूला। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? मतलब कंटिन्यूस उसमें डिवीजन हो रहा है, वो ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है और इसके बाद ये कहाँ पर मूव करता है, ये मूव करता है यूट्रस में। ठीक है, अब जो ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर अरेंज हो जाएगा कहाँ पर, जो इसमें 2 लेयर बनेंगी, एक लेयर क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी और दूसरी लेयर बनाएगी यहाँ पर, मतलब आउटर लेयर क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी और जो इनर लेयर है वो इसे ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो जाएगी और उसको बोलेंगे यहाँ पर इनर सेल मास। वो क्या हो जाएगा, इनर सेल मास। क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 8 से 16 के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोरूला। क्लियर हो गया? मोरूला कंटिन्यूस डिवीजन कर रहा है और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफर हो रहा है। जब ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है, उसके बाद ही अपनी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंज तो करेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है, मैं एक बार यहाँ पर रफ डायग्राम आपको दिखाती हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। इस तरीके का रफली डायग्राम है, तो रफली बना रही हूँ मैं यहाँ पर। इस तरीके का सेल जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर सेल जब डिवाइड होते हैं तो इस तरीके का एक कैविटी फॉर्म होता है। ये कैविटी जैसा जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट होता है। जब मोरूला में कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है तो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये कहाँ जा रहा है, यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है। अब इसमें 2 लेयर है, जो ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोसिस्ट में इसकी जो आउटर लेयर होती है, मतलब ये जो आउटर लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर लेयर है वो क्या बनाएगी, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। ये कहाँ पर अटैच हो जाती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की इनर जो वॉल है उससे। ठीक है, एंडोमेट्रियम से अटैच हो गई है और जो इनर सेल है वो डिफरेंशिएटेड हो रही है, किसमें, वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है या किसमें चेंज हो जा रही है, एम्ब्रियो में। ठीक है, जब यहाँ पर अटैचमेंट हो गया है और यूटेराइन सेल कंटिन्यूअसली और रैपिडली डिवाइड हो रही है, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर अप करने का काम करनी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट पूरे का पूरा कवर्ड हो गया है। कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में, क्योंकि एंडोमेट्रियम में एक कवरिंग आ गई है ऊपर जो अटैचमेंट लेयर बना रही है। और इसके बाद यहाँ पर जो मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और यही इम्प्लांटेशन क्या लीड करता है, ये लीड करता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि फर्दर जो भी डिवीजन होने हैं, फर्दर जो भी चेंजेस होने हैं यहाँ पर वो इसमें होते रहेंगे। क्लियर हो गया? मोरूला, ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर अटैचमेंट, एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट होता है, कवर अप आ गया, कवर अप आने के बाद इनर सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है। इनर सेल जब एम्ब्रियो में चेंज हो रही है, एम्ब्रियो बना रही है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि जो इम्प्लांटेशन के बाद क्या लीड होगा, कौन सा प्रोसेस लीड होगा, प्रेगनेंसी का प्रोसेस लीड होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। A pregnant woman female was advised to undergo MTP, medical termination program। ठीक है, फिर है it was diagnosed that the fetus she was carrying had developed from a zygote having 45 chromosomes with only one X chromosome। 45 क्रोमोसोम है जिसमें केवल एक X क्रोमोसोम है। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 chromosomes, but here a case 45 chromosomes with only one X chromosome।
तो टू क्वेश्चंस आर हियर, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, इस जिसमें आपके 45 क्रोमोसोम है और उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाउ डज इट अराइज, कैसे ये अराइज होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इट वाज शी एडवाइज्ड टू अंडरगो एमटीपी, सॉरी व्हाई वाज शी एडवाइज्ड टू गो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन के लिए उसको क्यों एडवाइज किया गया है। तो सबसे पहली बात, प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है जिसमें क्या है 45 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है एक्स, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, 45 क्रोमोसोम विद एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, XO यहाँ पर होगा। ऐसी सिचुएशन में जिसमें नंबर ऑफ 45 क्रोमोसोम और ओनली वन क्रोमोसोम एक्स है, ये जो बीमारी होती है इसको बोला जाता है, या ये जो कंडीशन होती है इसको बोला जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। क्लियर हो गया, क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं अन्यूप्लॉइडी के बारे, ठीक है, अन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है। और किसमें अन्यूप्लॉइडी हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में अन्यूप्लॉइडी हो रही है। तो इस तरीके का जो डिसऑर्डर हो रहा है जिसमें 45 क्रोमोसोम्स हैं XO विद XO, तो इस तरीके का डिसऑर्डर जो एब्सेंसी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ओके, एब्सेंसी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, इस तरीके का डिसऑर्डर या इस तरीके की कंडीशन हो गई टर्नर सिंड्रोम। ध्यान में रखेंगे, ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। Why was she advised to undergo MTP, क्यों उसको एडवाइज किया गया मेडिकल टर्मिनेशन के लिए। देखिए, अगर ये लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम है तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा जो भी यहाँ पर चाइल्ड बॉर्न होगा वो कैसा होगा, जो उसके डेवलपमेंट होने हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होंगे, जैसे उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, इनफर्टिलिटी होगी, और जो MC है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर नहीं प्रॉपर हो पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी तो ना प्रॉपर ओवरीज डेवलप हो पाएंगी, ना ब्रेस्ट डेवलप हो पाएंगे, ना किसी तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पर मिलेगा, इनफर्टिलिटी होगी, और डिले भी ऐसा भी हो सकता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही ना, तो इस वजह से इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इस वजह से उनको एडवाइज किया गया MTP के लिए। अब रही बात, क्योंकि MTP जो होता है ना एक परमिशन है, हालांकि अबॉर्शन क्या है, परमिटेड नहीं है, मतलब आप एक ऑफेंस माना गया है, इसको अपराध माना गया है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लोग सेक्स डिटरमाइन करा लेते हैं, और इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन होने पर अगर उन्हें कंफर्म्ड होता है कि फीमेल है, और मोस्टली पीपल फीमेल मतलब नहीं रखना चाहते हैं एज अ चाइल्ड, तो वो वहां पर टर्मिनेशन करा लेते हैं। बट बहुत स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनमें मेडिकली परमिटेड होता है कि यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाए या अबॉर्शन हो जाए। अगर बिना परमिशन के अबॉर्शन होता है, कंप्लेंट होने पर वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द ग्राफ्स बिलो शोज 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमें ग्राफ दिख रहा है, 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन को इस ग्राफ से दिखाया गया है। द शेडेड एरिया मार्क्ड विद एरोज शो द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन विच आर नॉट सेलेक्टेड। ये एरोज से दिखाया गया है कि ये एक पॉपुलेशन एरिया को इंडिकेटेड है यहाँ पर, इंडिविजुअल पॉपुलेशन को, विच आर नॉट सेलेक्टेड, जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया है। नाउ द डॉटेड वर्टिकल लाइन्स शोज द स्टैटिकल मीन्स। ये जो लाइन्स हैं ये स्टैटिकल मीन को माध्य को यहाँ पर शो कर रही हैं। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन, व्हाट नेम आर गिवन टू द टाइप ऑफ सिलेक्शन शोन इज द ग्राफ A, B एंड C। 3 अलग अलग ग्राफ हैं, शेडी एरिया यहाँ पर कॉर्नर्स पर है, यहाँ पर वन साइड है और यहाँ पर सेंटर पर है। क्लियर? तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि जो A, B और C ग्राफ हैं उनके क्या नाम है। देखिए, ये वाला जो ग्राफ है सेंटर में है,
यानी कि दोनों ओर से ये क्या है, बैलेंस है। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ काउंट करें, यहाँ इसको देखें काउंट, तो क्या करेंगे, शेडी एरिया से अगर कंपेयर करें तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये स्टेबलाइजिंग ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, स्टेबलाइजिंग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पहला ग्राफ कैसा होगा, स्टेबलाइजिंग। ठीक हो गया। अब रही बात सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है एक तरफ को है, यानी कि ये ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ बना है तो ये ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ है, क्योंकि जो ये शेडी एरिया है, जो इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है इस तरीके, तो ये ग्राफ एक डायरेक्शन में झुका हुआ है। तो इसलिए जो सेकेंड ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका, डायरेक्शनल होगा, क्योंकि एक साइड को जा रहा है। अब रही बात, ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो यहाँ शो कर रहा है, ये डिस्प्यूटेड टाइप का ग्राफ है, यानी कि डिस्प्यूटेड भी ना कहूँ तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। ठीक है, तो ये किस तरीके का ग्राफ है, डिसरप्टिव टाइप का ग्राफ है। तो तीनों के नाम आपके मिल गए, ये स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है और डिसरप्टिव। ठीक, जब आपको बैलेंस शो करेगा दैट मीन्स स्टेबलाइजिंग, जब आपको ये डायरेक्शन वन साइड शो करेगा दैट मीन्स डायरेक्शनल, और जब सेंटर में शो करेगा दैट मीन्स डिसरप्टिव। क्लियर हो गया। आफ्टर द सिलेक्शन हैज ऑपरेटेड for several generation in the above population indicated as graph A, B and C graphically illustrated the प्रोबेबल रिजल्ट। वो मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया, पहले क्वेश्चन में सिर्फ नाम देने थे और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके के ये ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेबलाइजिंग क्यों है बोल दिया मैंने आपको, डायरेक्शनल क्यों है और डिसरप्टिव क्यों है। क्लियर। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरेशन टैंक ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट फंक्शनली प्रॉपरली। सीवेज प्लांट सीवेज प्लांट का जो एरेशन टैंक है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन द डिटेल इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। आपको डिटेल इम्पैक्ट बताना है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट पर एंड बीओडी ऑफ बायो ऑक्सीजन डिमांड ऑफ एफ्लुएंट पर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो अलग अलग कंडीशंस हैं, एरेशन टैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये अफेक्ट द अगर इसमें इस तरीके का कंडीशन आ रहा है तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी टैंक को या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को प्रभावित करेगा, अफेक्टेड करेगा। ठीक है, और कैसे अफेक्टिव करेगा, एडवर्सली अफेक्टिव करेगा। ठीक है, क्योंकि एरेशन टैंक ही खराब हो गया तो कैसा इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि जब एरेशन टैंक प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो जो एयर है वो प्रॉपर पंप अप नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। जब एयर प्रॉपर पंप अप नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर एक जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें यूजफुल माइक्रोब्स के लिए जरूरी है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एरेशन टैंक काम करता रहे, तो वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब फ्लॉक्स, माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, मतलब जब यहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो फ्लॉक्स में कन्वर्टेड नहीं होंगे या प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उनका ग्रोथ नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट विल नॉट बी कंज्यूम्ड बाय दीज बैक्टीरिया। ठीक हो गया, जिस वजह से वो क्या करेंगे, प्रॉपरली ग्रो अप नहीं हो पा रहे हैं या उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि एफ्लुएंट को प्रॉपर यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे वो बैक्टीरिया, और जिस वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बीओडी जो एफ्लुएंट का है वो बीओडी रिड्यूस नहीं होगा, और जब बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हम जानते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड, ये है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट ये ऑक्सीजन कौन सा हुआ, ये ऑक्सीजन वो हुआ कि would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ये वो वाला पार्ट हुआ जो अगर कंज्यूम्ड हो जाए सभी ऑर्गेनिक मैटर और 1 लीटर पानी में से सभी मान लीजिए कंज्यूम्ड हो जाए, उससे क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बैक्टीरिया के माध्यम से।
तो बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और जिस वजह से ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग यहाँ पर इसकी नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर जेनरेटर या जो हमारा जो बीओडी है, ठीक है, ये बीओडी जो किसमें है, ये बीओडी हमारा, ये बीओडी है वेस्ट वाटर में, ठीक है, किसमें है, वेस्ट वाटर। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज मोर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ये क्या करेगा, अगर बीओडी बढ़ गया है तो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को भी ये वाटर का यानी कि वेस्ट वाटर का बढ़ा देगा। ठीक, अब जितने एफ्लुएंट है वो सारे पॉल्यूटेड हो जाएंगे और जब वो सारे पॉल्यूटेड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई बीओडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। सिंपलीफाई करती हूँ एक बार, आपको बहुत शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एडवर्सली एक्ट करेगा, ये तो पता चल गया। एडवर्सली एक्ट करेगा तो जो यहाँ पर बैक्टीरिया है वो प्रॉपर यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और जो बीओडी है एफ्लुएंट उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर डिमांड है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा अगर, तो जिससे वाटर जो ऑक्सीडाइज प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वेस्ट वाटर मच मोर पॉल्यूटेड हो जाएगा और मच मोर पॉल्यूशन के बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और हाई बीओडी यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो जिस वजह से ये एक ऐसा इफेक्ट यहाँ पर पड़ना है। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, हाफ ऑफ पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो आपके 3 आउट ऑफ 3 यहाँ पर कंप्लीट आ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अगेन आपका अ फार्मर ग्रू 2 वेराइटीज ऑफ कॉर्न इन फील्ड ए एंड बी। 2 वेराइटी के उसने कॉर्न ए और बी फील्ड में ग्रू किए हैं, उगाए हैं। ही ग्रू नॉर्मल कॉर्न क्रॉप इन फील्ड ए एंड जीएम कॉर्न क्रॉप इन फील्ड बी। ए में उसने नॉर्मल कॉर्न लगाया है और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न लगाया है फील्ड बी में। ही ऑब्जर्व कॉर्न बोरर्स अटैक ओनली इन फील्ड ए। उसने ये देखा कि जो कॉर्न बोरर है वो केवल किस पर अटैक कर रहा है, फील्ड ए पर, जिसमें उसने नॉर्मल कॉर्न लगाया। टू कंट्रोल इट स्पोर्स ऑफ बीटी वर स्प्रेड इन फील्ड ए। उसने इनको कंट्रोल करने के लिए बीटी का स्प्रे किया है। नेम द जीन इन द स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट। देखिए आपको उस जीन का नाम लिखना है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्राई प्रोटीन, आपने क्राई के बारे में सुना ही है, बाकी हमारा एक वीडियो इससे रिलेटेड है, आप उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। क्राई सॉरी 1AB, ये इसका नाम है, ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही लिखना है इसमें। व्हाट इफेक्ट विल द स्पोर्स ऑफ बीटी हैव ऑन इंसेक्ट पेस्ट। इसका क्या इफेक्ट यहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट पर होगा। तो जो स्पोर्स ऑफ बीटी कंटेन क्रिस्टलाइन टॉक्सिन विच इज इनएक्टिव। यहाँ पर जो मिलता है वो कैसा होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में टॉक्सिन होता है। मैं लिख देती हूँ क्रिस्टलाइन टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, एल्केलाइन पीएच होता है। यहाँ पर 2 चीजें जो जाननी जरूरी हैं, एल्केलाइन क्या होता है, इसका पीएच होता है। ये एल्केलाइन पीएच इंसेक्ट के गट में प्रेजेंट होता है। द गट लाइनिंग ऑफ ब्रोकन डाउन, जैसे ही उसमें क्या करता है, इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाता है या गट में जाता है, वो उसको क्या करता है, जो इनर सेल्स होती हैं या एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो या तो बहुत ज्यादा सूज जैसी जाती हैं, फूल जाती हैं या वो डैमेज हो जाती हैं, तो जिससे वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, जब ये क्रिस्टलाइन उसमें जाता है। फिर रही बात यहाँ पर दूसरा है, हाउ हैज फील्ड बी डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट। कैसे रहता है, देखो बीटी टॉक्सिन जीन क्या है, क्लोन्ड है और इंसर्टेड है इनटू द प्लांट जीन। उसको ऑलरेडी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, फील्ड बी में क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, तो प्लांट जीनोम इसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर तैयार है या क्लोन है। ठीक है, अब द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एक्सप्रेस बीटी टॉक्सिन जीन और बिकम पेस्ट रेजिस्टेंस। अब वो वहां पर क्या करे हैं, जब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हुआ है,
क्योंकि इसकी थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए जब हुआ है तो जिसकी वजह से पूरे का पूरा इसका कैरेक्टर क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। तो ये बीटी टॉक्सिन और की वजह से क्या करता है, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करता है। तो इतना सा बस आपको आंसर लिखना है। फिर है इसका ऑप्शनल आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी LPLD इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज अ डिफेक्टिव जीन फॉर लाइपेज। ठीक है, एक पर्सन को LPLD जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव जीन और लाइपेज का होता है, यानी कि लाइपेज का डिफेक्टिव जीन है। दिस लीड टू हाई ट्राइग्लिसराइड्स, स्टमक पेन, फैट डिपॉजिट्स अंडर द स्किन। इट मे इवेंचुअली अफेक्ट द लिवर, पेनक्रियाज एंड मे ऑल्सो कॉज डायबिटीज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टमक पेन है, स्किन के नीचे फैट इकट्ठा हो जा रहा है, और लीवर, पेनक्रियाज या डायबिटीज इस तरीके के यहाँ पर डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। द डिसऑर्डर अकर इफ अ चाइल्ड अक्वायर्ड डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ, यानी जो डिफेक्टिव जीन है अगर एक चाइल्ड में यहाँ पर मिल रहा है, द डिसऑर्डर अकर इफ अ चाइल्ड एक्वायर्ड डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ। कहाँ से वो ले रहा है, वो ले रहा है पेरेंट्स, from both parents। ERT, enzyme replacement treatment is one of the treatment offered to the patient। Clear? LPLD उसको ये ऑफर किया गया है। क्वेश्चन है आपका, what procedure is followed by ERT, enzyme replacement treatment? क्या प्रोसेस फॉलो होगा? What could be one possible drawback of ERT? क्या पॉसिबल ड्रॉबैक है ERT के लिए? और अगेन, हाउ कैन LPLD बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक? ठीक, आपको ये बताना है कि LPLD बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे यहाँ पर ट्रीटेड किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब रही बात कि जो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है LPLD से रिलेटेड, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड बाय ERT। यहाँ पर ERT यानी कि एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट होगा तो फंक्शनल एंजाइम लाइपेज यहाँ पर पेशेंट को दिया जाएगा। एक कैसा दिया जाएगा, फंक्शनल एंजाइम, ENE लिख दे रही हूँ, एंजाइम लाइपेज। क्लियर हो गया, एक इंजेक्शन उसको दिया जाएगा और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका हो गया। इसका सेकंड है, व्हाट कुड बी वन पॉसिबल ड्रॉबैक ERT? इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, ये जो ERT से मतलब ये जो इस तरीके का परेशानी है या ये जो इस तरीके की कंडीशन है, ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पूरे तरीके से सही नहीं हो सकती। इसका एक ही तरीका है कि उसको इंजेक्शन दिया जाए। क्लियर। फिर ये पूछ रहा है, हाउ कैन LPLD बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक? बायोटेक के माध्यम से हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एलोबरेटेड करना है। तो देखो, पहली चीज क्या है, हम उसे जीन थेरेपी दें। ठीक है, हमने उसको क्या दिया, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी होता क्या है, ये एक तरीके के कुछ अलग अलग विधियों का एक ग्रुप है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन को जिसमें करेक्शन करना है, जिस जीन में या जिसमें थोड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको डिटेक्ट करना है। फिर उसको एम्ब्रियोनिक फेज में भी क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसकी फंक्शनिंग को ठीक किया जा सकता है या उसको करेक्शन किया जा सकता है। क्लियर हो गया। हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, तब करेक्शन होगा। ऐसे ही नहीं किसी भी जीन को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। फिर है, अगर कोई ऐसा जीन जिसमें हमें करेक्शन करना है, हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर पर्सन जो भी है उसके सेल में इंड्यूस कर दिया है, मतलब इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो जेनेटिक डिफेक्ट है, ये जेनेटिक डिफेक्ट कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, जब डिलीवरी हो रही है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पर एम्ब्रियो में या किसी इंडिविजुअल में जब हमने वो इंसर्टेड किया है, करेक्शन किया है एम्ब्रियो में, तो ये यहाँ पर फंक्शन करना शुरू कर दे। ठीक है, और
कंपनसेट कर दे नॉन फंक्शनल जीन को, तो यहाँ पर उसका कंपनसेट करना भी उसका जरूरी है। ऐसा नहीं हमने तो करेक्शन कर दिया, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो वहां पर कंपनसेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक हो गया? तो हम इस तरीके से बायोटेक के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस एज to why the prokaryotes are not given any figure for their diversity by the ecologist। ठीक है, उन्होंने कोई फिगर इकोलॉजिस्ट को यहाँ पर नहीं दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, classification and identification of diversity of microbes is very difficult because it's have so many species and so it is so difficult, और एफिशिएंटली इसको नहीं किया जा सकता माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, और किन के, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं, एट प्रेजेंट जो हमारे पास टूल्स हैं, उनके लिए रिसेंटली अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं उनको, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कल्चर करना, और वो भी लैब कंडीशन में, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब जो हमारे पास करंट बायोकेमिकल हैं, जितनी भी हमारे पास मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज हैं, जितना हमारा नॉन बायोटेक है, ये बिलियंस ऑफ रेंज को यहाँ पर बताता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बिलियंस ऑफ रेंज है। ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, कुछ गर्म पानी में रहते हैं, कुछ ठंडे में रहते हैं, और बहुत सारी इनमें डाइवर्सिटी है, कुछ एयर में रहते हैं, कुछ सॉइल में रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस मॉलिक्यूलर और बायो केमिकल टेक्निक की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करे। बट जो रिसेंट हमारे पास है वो इतना एडवांस नहीं है अभी कि हम उनको क्लासिफाइड कर सकें, या उनको हम मतलब उनके बारे में हम कोई डिटेल अप कर सकें। जितना है उतना उसके अकॉर्डिंगली डिटेल अप हो रहा है, क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग जगह रहते हैं। हम जानते हैं अभी जैसे कोविड आया था तो उस समय एयर में है, सरफेस पर है, सॉइल में है, वाटर में है, हम ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय सुनते रहे। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर जो रिसेंट टूल एंड टेक्निक्स हैं वो अभी उतनी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस इसमें हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा और इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में, समझने में इजी लगेंगे। आप लगातार साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।